प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड के टॉपिक प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट, इसकी वजह से जैसे कि आप जानते हैं मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मनुष्यों में। इस मलेरियल पैरासाइट की लगभग 70 स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमंस को, रॉडेंट्स को, मंकीज़ को, रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को इन्फेक्ट करती हैं। इसमें से 4 प्रमुख स्पीशीज़ हैं जो कि मैन के अंदर यानी ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं और जिसकी वजह से कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। प्रथम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि ग्रासी और फेलेटी ने इसे डिस्कवर किया था 1890 में। प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये लेवरन ने 1881 में और फिर से ग्रासी और फेलेटी ने 1890 में डिस्कवर किया था। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वेल्च ने 1890 में डिस्कवर किया और प्लाज्मोडियम ओवेल स्टीफेंस ने 1922 में इसे डिस्कवर किया। तो ये 4 प्रमुख स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया कॉज करती हैं और इनमें से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो स्पीशीज़ हैं उनकी वजह से 95% ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर इन्फेक्टेड बाय मलेरिया। प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट ये ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में और टेम्परेट जोन्स में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से बेनाइन टर्शियन मलेरिया होता है और इसका जो है उपचार संभव है और जो भी ह्यूमन बीइंग इससे अफेक्ट होता है वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है सही उपचार पाने के बाद, और इस वजह से इसमें जो डेथ रेट है वो बहुत लो होती है। जबकि मलेरिया जो फैल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इसकी वजह से मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है और यदि सही समय पे इसका उपचार ना हो या प्रॉपर उपचार भी ना हो तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है और प्लाज्मोडियम ओवेल है, इनकी वजह से भी जो क्वार्टन मलेरिया और ओवेल मलेरिया कॉज होता है उसमें भी डेथ रेट जो है लो होती है यदि सही समय पे इसका उपचार हो जाए तो। जो ये चारों स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, वो जो है अपनी मॉर्फोलॉजी में, ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड में, इम्यूनोलॉजिकल जो भी सिम्टम्स हैं उनमें, और जो एपिडेमोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब में एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता रखती हैं। जो मलेरियल पैरासाइट है यानी कि प्लाज्मोडियम, वो जो है उसके 2 होस्ट्स होते हैं। जो इस परजीवी के 2 होस्ट्स होते हैं यानी इट इज़ डाइजेनेटिक। इसका जो जीवन चक्र है ये द्विपरपोषी है यानी डाइजेनेटिक है और इसका जो प्रथम पोषक है या प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है और इसके अंदर ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है और मनुष्य को जो है इसका डेफिनेटिव होस्ट भी कहा गया है या प्रिंसिपल होस्ट भी कहा गया है। इसी प्रकार से जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो इसका द्वितीय पोषक यानी कि सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट भी इसे कहा गया है। और मलेरिया क्योंकि इसकी काटने की वजह से मनुष्य में होता है इसलिए इसे वेक्टर भी कहा जाता है because it is the carrier host of the malarial parasite. So जो malarial parasite है इसका asexual phase, लाइफ साइकिल का जो asexual phase है ये मैन में जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है उसके अंदर कंप्लीट करता है malarial parasite अपना सेक्शुअल फेज, और सेक्शुअल फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो विच इज़ द प्राइमरी होस्ट एंड ऑल्सो द वेक्टर। ये आप स्लाइड में देख सकते हैं कि एनोफिलस वेक्टर जो है ये इसकी कई स्पीशीज़ हैं और किस तरीके से डिफ़र करता है एक दूसरे से। ऑल द 4 स्पीशीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका जो लाइफ साइकिल जैसे अपन ने पढ़ा पहले भी कि रेगुलर है
और एक साइक्लिक ऑल्ट्रेशन है एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज के बीच में। एसेक्सुअल फेज ह्यूमंस में कंप्लीट करता है मलेरियल पैरासाइट, और जो सेक्सुअल फेज है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में कंप्लीट करता है। तो अब ये जो चित्र है इसके माध्यम से आपको मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से इसका पूरा जीवन चक्र चलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में, जो कि मैन के अंदर ये कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले इसमें संक्रमण किस प्रकार से होता है मनुष्य में। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर की लार ग्रंथियों में यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से ये परजीवी मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है, और ये जो है स्टेज ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और इसके अंदर जो स्पोरोजॉइट्स हैं, आप देख सकते हैं चित्र में भी कि जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके साथ ही ये जो मच्छर की जो लार होती है, फीमेल एनोफिलस की जो लार है, उसमें एक एंटीकोएगुलेंट होता है जिससे कि रक्त चूसते समय थक्का नहीं जम पाता। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है लिवर शाइजोगोनी यानी यकृत में विखंडी जनन। तो मनुष्य के शरीर में पहुंचने के लगभग आधा घंटे में ही स्पोरोजॉइट्स रुधिर में भ्रमण करने के बाद यकृत कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। दे रीच द स्पोरोजॉइट्स रीच द लिवर सेल्स। यहाँ पर ये दो प्रवस्थाओं में विखंडी जनन द्वारा अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहला है इसमें प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। यहाँ जो यकृत कोशिकाओं में पहुँचने पर स्पोरोजॉइट्स यकृत कोशिका द्रव्य का भक्षण करता है और स्वयं एक गोल क्रिप्टोजॉइट में बदल जाता है। क्रिप्टोजॉइट का जो केंद्रक है वो मल्टीपल फिशन द्वारा कई डॉटर न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाता है, जिससे शाइज़ोन्ट अवस्था बनती है। आप देख सकते हैं चित्र में जो थर्ड है वो शाइज़ोन्ट लेबल्ड है, तो ये वाली अवस्था बन जाती है। अब बहुत छोटे छोटे क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, ये जो शाइज़ोन्ट्स हैं ये जिसको कि क्रिप्टोजॉइट से बने हैं, तो ये छोटे छोटे जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं यह बन जाते हैं यहाँ पर डिवीजन द्वारा, मल्टीपल फिशन द्वारा। और इनके दबाव से, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ये संख्या में, तो इनके दबाव से यकृत कोशिका फट जाती है तथा ये प्रवस्थाएं यकृत के छोटे साइनसॉइड्स जो होते हैं, स्मॉल साइनसॉइड्स जो सेल्स जो पाए जाते हैं, उनमें ये फैल जाती है। कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट्स नई यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल आरंभ कर देते हैं। ये जैसे कि आपने देखा रप्चर हो जाते हैं और फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल प्रारंभ होता है। तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी के अंदर रुधिराणु पूर्व प्रावस्था में बने क्रिप्टोमीरोजॉइट्स नई यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और पहले की ही भांति कोशिका द्रव्य का भक्षण कर मेटाक्रिप्टोजॉइट्स में बदल जाते हैं। इन्हें फेनेरोजॉइट्स भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। छोटे माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स कहलाते हैं, जो कि और दूसरे जो हैं वो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स कहलाते हैं। जो मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स हैं ये फिर से बाह्य रुधिराणु यानी कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक चक्र में को प्रारंभ कर देते हैं, जबकि जो छोटे वाले होते हैं ये माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स ये यकृत को छोड़कर रक्त में पहुंचकर एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को प्रारंभ करते हैं। तो जो पीछे रह गए हैं मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स, वो तो जो है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी उनमें वो वाला साइकिल चलता रहेगा, जबकि ये जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइट्स हैं इनका जो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी साइकिल है वो किस प्रकार से चलता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में बने
माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स रुधिर प्रवाह द्वारा आरबीसीज पर आक्रमण करते हैं और उनमें प्रवेश कर जाते हैं और इनमें एरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये प्रारंभ करते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एरिथ्रोसाइटिक साइकिल अलग से लेबल्ड है, जो बी है वो। अब एरिथ्रोसाइटिक जो साइज़गोनी है, इसके अंदर सिग्नेट रिंग ट्रोफोजॉइड्स का बनना ये एक मुख्य जो है स्टेज होती है। तो जो परजीवी है वो एरिथ्रोसाइट में प्रवेश कर चपटा तश्तरी के आकार का गोल रूप धारण कर लेता है तथा ट्रोफोजॉइड्स में रूपांतरित हो जाते हैं। ये इन्हें इस अवस्था को सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहते हैं। और ये जो है एक डायग्नोस्टिक स्टेज है। यदि ह्यूमन सैंपल जब लिया जाता है तो यदि इसमें ये मलेरियल पैरासाइट है तो ये सिग्नेट रिंग जो है देखी जा सकती है। नेक्स्ट जो है इसमें है जो ट्रोफोजॉइड जो बनता है वो धीरे धीरे अमीबा के आकार में बनने लगता है, यानी इसमें स्यूडोपोडिया जैसे फॉर्मेशन होने लगते हैं और आरबीसी के कोशिका द्रव्य से अपना भोजन लेकर ये और वृद्धि करने लग जाता है। फिर ये जो है एंजाइम द्वारा आरबीसी के हीमोग्लोबिन का प्रोटियोलाइसिस हो जाता है इसकी वजह से, इसके एंजाइम की वजह से, और इसके फलस्वरूप हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन और हेमाटिन पिगमेंट ये दोनों विभाजित हो जाते हैं। आरबीसी में जो प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन एज वेल एज जो ग्लोबिन प्रोटीन एज हेमाटिन पिगमेंट, ये दोनों के दोनों विभाजित हो जाते हैं और इसकी वजह से जो परपोषी है ये आरबीसी में अनेक इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स इन परपोषी के रुधिर में जो है प्रकट होने लग जाती हैं और इन्हें जो है शूफनर ग्रैन्यूल्स भी कहा जाता है। अब ट्रोफोजॉइड्स जो है 1.5 से 2.5 दिन के अंदर ये ट्रोफोजॉइड्स वृद्धि कर पूर्ण वयस्क बनकर जो आरबीसी का भाग है यानी लगभग पूरा भाग ये घेर लेते हैं और जो है धीरे धीरे इसके अंदर जो आरबीसी में कोई भी वैक्यूलिक जो भी जगह रहती है उस सबको पूरा कवर कर देते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आरबीसी को कवर कर देते हैं ये। अब अमीबॉइड जो ट्रोफोजॉइड्स हैं ये अपना इस प्रकार से परिणाम बढ़ाकर पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर ये शाइज़ोंट बन जाते हैं और ये शाइज़ोंट मल्टीपल फिशन द्वारा 12 से 24 संतति केंद्रकों में बढ़ जाते हैं और फिर ये मीरोजॉइड्स या शाइज़ोइड्स का जो निर्माण होता है इसे शाइज़ोगोनी भी कहते हैं। और ये जो शाइज़ोन्स हैं इनकी उपस्थिति की वजह से जो आरबीसी हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इनका आकार बढ़ जाता है उनके अंदर जहाँ पर ये रहते हैं और इसकी वजह से आरबीसी फट जाते हैं और जो मीरोजॉइड्स हैं वो रुधिर प्लाज्मा में मुक्त कर दिए जाते हैं। रुधिर में जब ये जो हीमोजॉइन है और दूसरे जो विषैले पदार्थ ये मीरोजॉइड्स के साथ मुक्त हुए हैं उनकी वजह से जो रोगी है उसके अंदर मलेरिया का बुखार आना शुरू हो जाता है और मलेरिया के बुखार की वजह से जैसे कि आप सब जानते हैं कपकपी महसूस होती है और ठंड लगकर बुखार आता है मुख्यतः। तो मुक्त हुए मीरोजॉइड्स अन्य आरबीसीज में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार से वो फिर से जो है ट्रोफोजॉइड्स में कन्वर्ट होते हैं और पूरा का पूरा अपना साइकिल पूरा करके और शाइज़ोन्स बन के और फिर से आरबीसीज को बर्स्ट करते हैं और इस प्रकार से ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही मीरोजॉइड्स जो है बाहर निकल जाने के बाद जो बाकी जो बची हुई जो रेड ब्लड सेल्स की जो भी मटेरियल है वो जो है स्प्लीन में पहुंचती है और वहाँ पर जाके जो ये जो अवशेष हैं आरबीसी के
वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगोनी, यानी कभी कभी मीरोजॉइड्स रुधिराणु यानी आरबीसी से निकलकर यकृत कोशिकाओं में भी पहुंच जाते हैं और वहां पर मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेज फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के बाद कई जो मीरोजॉइट्स हैं वो कहना चाहिए कि वयस्क में अपना जो वृत्ताकार है वो जो है बढ़ाते हैं और वयस्क बन जाते हैं, जिन्हें कि हम गैमेटोसाइट्स कहते हैं। और ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये जो है कोशिका द्रव्य इनके अंदर जो है अधिक इनका जो कोशिका द्रव्य है इसमें अधिक हीमोजॉइन कणिकाएं के कारण ये अधिक सघन होता है। और युग्मक जनक जो है दो प्रकार के होते हैं, जो गैमेटोसाइट्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेगा गैमेटोसाइट्स और दूसरा होता है माइक्रो गैमेटोसाइट्स। तो मेगा गैमेटोसाइट्स जो है ये इसे मादा युग्मक जनक भी कहते हैं और इसमें जो है हीमोजॉइन कण जो है वो अधिक होता है, जबकि माइक्रो गैमेटोसाइट जो है वो छोटा होता है, आकार में है और इसे मेल गैमेटोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये जो स्थिति है कि युग्मक बन गए हैं, इनके बाद ये जिस अवस्था में है ऐसे के ऐसे ही मनुष्य से फीमेल एनोफिलस, कोई भी जो दूसरी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब एक संक्रमित मनुष्य को काटती है तो उसके अंदर जो है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एसेक्सुअल फेज़ है ये पूरा का पूरा आप इस चित्र में फिर से देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एसेक्सुअल फेज़ मैन के अंदर ये प्लाज्मोडियम का कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट उसके अंदर हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में किस प्रकार से ये अपना सेक्सुअल फेज़ कंप्लीट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे जो रोगजनकता है, पैथोजेनिसिटी है और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू।